रुद्र दरवाजे तक पहुंच चुका था। रुद्र की दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। रुद्र अपना हाथ आगे बढ़ाता है और दरवाजा खोलता है। जब रुद्र ने दरवाजा खोला तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। सब लोग ये जानने के लिए उत्साहित हो जाते हैं कि कौन है गेट पर। रुद्र को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसके सामने दुबली पतली सी तन्वी खड़ी थी, जो सफेद कुर्ती पहनी हुई थी और गर्दन में उसने काले रंग का स्कार्फ बांधा हुआ था। कानों में छोटे छोटे झुमके और माथे पर छोटी सी बिंदी। उसने अपने हाथों में पिंक कलर का बड़ा सा बैग पकड़ा हुआ था, जिसमें उसका सामान रखा था। पूरे 4 साल बाद रुद्र तन्वी को देख रहा था। वही रूप, वही रंग, वही श्रृंगार। उसमें जरा सा भी बदलाव नहीं आया था। तन्वी भी रुद्र को देखते ही जा रही थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों अपने कॉलेज के पुराने दिनों में खो गए हों। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते जा रहे थे। कौन है बेटा? कौन आया इतनी रात को? रुद्र की मां ने कहा। मां, तन्वी आई है। जब रुद्र के दोस्तों ने सुना कि तन्वी आई है तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो आएगी। कौन तन्वी बेटा? मां मेरे कॉलेज में पढ़ती थी। अच्छा, रुद्र की मां ने कहा। अब तुम तन्वी को ताकते ही रहोगे या अंदर भी बुलाओगे? अनन्या ने कहा। अरे हाँ, बुला ही रहा हूँ, मैं भूल गया था। आओ तन्वी आओ, रुद्र ने हकलाते हुए कहा। तन्वी घर के अंदर आती है। कैसी हो तन्वी? समीर ने कहा। ठीक हूँ। तुम इतनी रात में क्यों आई? दिन में क्यों नहीं आई? अनन्या ने पूछा। वो मेरी ट्रेन समता एक्सप्रेस मिस हो गई थी, फिर मैं भगत की कोठी से आई तो वहां लेट हो गई, जिस कारण मुझे आने में देर हो गई। अच्छा, फिर स्टेशन से अकेले कैसे आई इतनी रात में? रुद्र की मां ने पूछा। जब मैं गोंदिया स्टेशन उतरी तो वहां से मुझे ऑटो मिल गया, जिसने मुझे दास गांव तक छोड़ दिया। और फिर दास गांव से कैसे आई? दास गांव से बलमा टोला तक तो 40 किलोमीटर लंबा रास्ता है ना, आयशा ने कहा। दास गांव में खड़े खड़े मुझे बहुत देर हो गई थी, कोई ऑटो मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। 8 बजे गांव में ऐसा लग रहा था जैसे रात के 12 बज गए हों। तन्वी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही तन्वी की बात को काटते हुए समीर ने कहा। फिर क्या तुम इतने दूर पैदल चल कर आई हो? समीर की बात सुनकर तन्वी हंसने लगी और कहने लगी, मुझे मरना थोड़ी है इतनी दूर पैदल चलकर। फिर कैसे आई? अर्जुन ने पूछा। वो जब मैं दास गांव में खड़ी थी तो एक अंकल मुझे दिख गए। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा तुम्हें कहाँ जाना है? तो मैंने बताया कि मुझे बलमा टोला जाना है। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी वहीं जाना है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो फिर मैं उन्हीं के साथ यहाँ तक आ गई। क्या बात कर रही हो तुम? नाम क्या था उस आदमी का? आयशा ने कहा। वो तो मैंने पूछा ही नहीं, पर उनकी बाइक पर बिरजू लिखा था। शायद यही नाम हो उसका। क्या बिरजू? बिरजू? सबने हैरानी के साथ कहा। हे भगवान, ये क्या हो गया? इसका साया ले आई अपने साथ, आयशा ने चिल्लाते हुए कहा। क्या हुआ? आप सब लोग ऐसे हैरान क्यों हो रहे हो? जिस बिरजू की तुम बात कर रही हो उसको 17 साल पहले उस औरत ने जलाकर मार दिया था, संतोष ने कहा। क्या? तन्वी ने हैरानी के साथ कहा। तुम यहीं रुकना, मैं अभी आती हूँ। आयशा ने इतना कहा और वो रसोई घर की तरफ जाने लगी। आयशा रसोई घर में जाती है और 3-4 लाल खड़ी मिर्ची एक डब्बे में से निकालती है। वो राई के डिब्बे में से 7 दाने राई के और 7 छोटी छोटी नमक की डेली नमक के डिब्बे में से निकालती है और वापस से सब लोगों के पास हॉल में चली जाती है। तन्वी अभी भी वहीं पर खड़ी थी जहां पर वो पहले खड़ी थी। आयशा उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने बाएं हाथ की मुट्ठी में बंधे मिर्ची, राई और नमक से तन्वी की नजर उतारने लगती है। जब आयशा ने पहली बार नजर उतारी तो सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि आयशा क्या कर रही है। तन्वी ये देखकर पसीने से पूरी तरह भीग जाती है। आयशा 7 बार अपना हाथ तन्वी के सिर के ऊपर से घुमाती है। जब 7 बार नजर उतार कर हो जाता है तो आयशा रसोई घर में जाती है और उस उतारे को गैस पर जला देती है। ये सब क्या था? अनन्या ने कहा। ये उतारा है, ऐसा नजर उतारने के लिए किया जाता है। कहा जाता है इससे बुरी शक्ति यदि आपके पीछे पीछे आपके घर तक आई हो तो वो वापस चली जाती हैं। अर्जुन ने कहा। यार इस गांव में कितना अंधविश्वास भरा पड़ा है, अनन्या ने कहा। जैसे ही ये बात अनन्या ने कही, आयशा रसोई घर में से आ जाती है और ये बात सुन लेती है और कहती है, क्या कहा? अंधविश्वास? तुम्हें यह अंधविश्वास लग रहा है? तो जाकर देखो रसोई घर में।
तुम्हें ही पता होगा कि मिर्ची और राई जलने पर खेव आती है, और इसमें से एक भी खेव क्यों नहीं आई? आयशा अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, अब पता नहीं ये कौन सी बला लेकर आई है ये लड़की। वैसे तन्वी बेटा, तुम हमें कॉल भी तो कर सकती थी, हम भेजे थे किसी को तुम्हें लेने के लिए, रुद्र की मां ने कहा। वो आंटी जी, मैं जब भी ट्रेन में सफर करती हूँ तो मुझे गाने सुनने का बहुत शौक है। इसी वजह से मेरी मोबाइल की बैटरी दास गांव में खत्म हो गई और वहां मुझे कोई कनेक्शन ही नहीं मिला जहां पर मैं मोबाइल चार्ज कर सकती थी। कोई सी भी दुकान नहीं खुली थी। कोई बात नहीं बेटा, पर आगे से अब याद रखना, तुम्हें नहीं पता हमारे गांव में क्या क्या होता है। चलो अब तुम थक गई होगी, आराम कर लो। इतना कहकर रुद्र की मां अपने कमरे में चली जाती है। रुद्र की मां के जाने के बाद आयशा, स्वाति और संतोष भी अपने कमरे में चले जाते हैं। पीयूष ने मामले की गंभीरता को बदलते हुए कहा, तुम तो जरा भी नहीं बदली तन्वी, पूरी वैसी की वैसी दिखती हो जैसे कॉलेज के दिनों में दिखती थी। वही सूट, गले में वही स्कार्फ पहनने का तरीका, कैसे बदलती मैं? वक्त और हालातों ने मुझे बदलने ही नहीं दिया। वैसे भी ये रिश्ते थोड़ी हैं जो पल भर में बदल जाते हैं। तन्वी की बात सुनकर समीर समझ जाता है ये तंज रुद्र के लिए कहा गया है। बात को बदलकर समीर कहता है, वैसे एक बात बताओ तन्वी, तुम ये स्कार्फ हमेशा अपने गले में क्यों पहने रखती हो? कॉलेज के दिन में, यहाँ तक कि अपने फेयरवेल के दिन भी तुमने ये पहन रखा था, आखिर क्या राज है इसका? तन्वी ने अपने गले में पहने हुए स्कार्फ को हाथ लगाया और उसे ठीक करते हुए कहा, बस आदत है बचपन से और मुझे अच्छा भी लगता है। मैं थोड़ी इंसानों की तरह अपनी पसंद बदलती नहीं रहती हूँ। बस एक बार जिसे अपना लिया तो अपना लिया, और एक बार जिसे ठुकरा दिया तो बस ठुकरा दिया। हाँ सही कहा, कोई प्यार के लिए अपना सब कुछ ठुकरा देता है और कोई दुनिया के लिए अपने प्यार को ठुकरा देता है। रुद्र ने तन्वी की आंखों में देखते हुए कहा, वैसे यदि तुम दोनों को एक दूसरे को ताने ही देने थे और झगड़ा ही करना था तो मोबाइल पर भी कर सकते थे, यूं मिलने की क्या जरूरत थी? अनन्या ने कहा, वो किसी का कोई सामान मेरे पास छूट गया था कई सालों से, वही वापस करने आई हूँ। वैसे आजकल क्या कर रही हो तुम? पीयूष ने पूछा। मैं रायपुर में अदानी पावर प्लांट है ना, वहां पर जॉब कर रही हूँ। यार तेरा और रुद्र का बढ़िया है, दोनों मैकेनिकल इंजीनियर बने हो और उसी फील्ड में काम कर रहे हो। हमारी तरह नहीं कोई फोटोग्राफर, कोई राइटर, तो कोई मॉडल और कोई पीयूष की तरह नल्ला, अनन्या ने कहा। अनन्या की ये बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। तुझे याद है जब हम सबका लास्ट ईयर चल रहा था तो मेरा और तेरा मेजर प्रोजेक्ट का एक ही ग्रुप था और ये मोटे पीयूष और अर्जुन का एक अलग ग्रुप था। ये दोनों वो पुराने भोपाल की सिटी की गलियों में अपना मेजर प्रोजेक्ट खरीद कर लाए थे और पकड़े गए थे। एचओडी सर ने झट से पकड़ लिया था। वो भी क्या दिन थे ना यार, याद है एचओडी सर ने सबसे ज्यादा तेरी और रुद्र की तारीफ की थी। तुम दोनों का ही प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा था। क्या था वो? हाँ, ऐसी कार जिसमें सेफ्टी फीचर था, यदि कार गलती से पानी में डूब जाए तो अपने आप ऊपर आ जाए, और शराब पीकर अगर कोई ड्राइव करना चाहे तो दरवाजा ही ना खुले, और स्पीड कंट्रोलर भी था ना उसमें। वैसे तुम्हारा क्या प्रोजेक्ट था, जरा बताना मुझे, मैं भूल गई। छोड़ना ना नया पुरानी बातों को, याद करने से थोड़ी लौट कर वापस आने वाली हैं, बस दर्द ही देने वाली हैं। इसलिए बेहतर यही है उन यादों को बस यादों में ही बसे लोगों को ही भुला दिया जाए, तन्वी ने कहा। रुद्र ने बात को बदलते हुए कहा, अब बातें हो गई तो हो गई, अब हमें सो जाना चाहिए, बाकी बातें सुबह भी तो हो सकती हैं। अनन्या, तुम और तन्वी ऊपर वाले रूम में चले जाओ सोने। ऊपर वाले कमरे में क्यों? अभी कुछ समय पहले तो हम सब साथ में सो रहे थे ना। तुमने ही तो कहा था कि बहुत दिनों बाद मिले तो बातें भी हो जाएंगी। क्यों, तुम्हें तन्वी से बात नहीं करनी क्या? जब मेरे पास वक्त था तब किसी के लिए मेरे पास वक्त नहीं था, और वैसे भी अब बात करने का वक्त निकल चुका है, रुद्र ने कहा। पर तन्वी रुद्र की बातों का कुछ जवाब नहीं देती। यार तुम दोनों की बातें ना मेरी कभी समझ में नहीं आएंगी। दोनों एक जैसे ही हो, जिद्दी, पर क्या करूं, वो तो मेरे दोस्त ही, दोनों को छोड़ भी नहीं सकती, अनन्या ने कहा। रुद्र सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है और कहता है, चलो अनन्या, मैं तुम्हें रूम दिखा देता हूँ। रुद्र के पीछे पीछे अनन्या जाने लगती है। समीर और अर्जुन वापस से अपनी जगह पर सोने चले जाते हैं। तन्वी भी अनन्या के पीछे जाने ही वाली थी कि तभी पीयूष तन्वी को रोकता है और कहता है, रुको तन्वी जरा। पीयूष की बात सुनकर तन्वी रुक जाती है। तन्वी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना पीयूष। पीयूष घबराते हुए कहता है, वो जब तुम दास गांव से यहाँ पर आ रही थी और जिसने तुम्हें लिफ्ट दी थी, क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? नहीं, वो तो मैं नहीं देख पाई, उसने अपने चेहरे को कवर करके रखा हुआ था और ऊपर से अंधेरा इतना था कि मैं कुछ देख ही नहीं पाई। अच्छा कोई बात नहीं। तन्वी अपना बैग उठाती है और सीढ़ियां चढ़ने लगती है। वो एक दो ही सीढ़ियां चली थी कि तभी वो वापस पीछे मुड़ती है और कहती, पीयूष 2 मिनट, याद आया। तन्वी की आवाज सुनकर पीयूष पीछे पलट कर देखता है और कहता है, क्या? वो मैंने उन अंकल का हाथ देखा था, वो जला हुआ था। ये सुनकर पीयूष को सांप सूंघ जाता है और वो कुछ नहीं बोलता है। पीयूष को चुप देखकर तन्वी पीयूष से पूछती है, क्या हुआ पीयूष, तुम एकदम चुप क्यों हो गए?
पीयूष थोड़ी देर रुककर कहता है, कुछ नहीं। सभी लोग सो रहे थे और भोर के 5 बजने वाले थे। तभी अर्जुन की नींद खुलती है और वो बिना किसी को उठाए हवेली के बाहर गार्डन में चला जाता है। वातावरण में मधुर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज सुनाई दे रही थी और कोयल के गुनगुनाने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। पक्षियों के चहचहाने की आवाजें मन को अत्यंत आनंदित कर रही थीं। आसमान में चिड़ियों के कई झुंड उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। सूर्योदय का समय हो गया था और सूर्य का ऊपरी रंग क्षितिज पर दिखाई देने लग गया था। केसरी रंग सूरज पूर्व दिशा से आसमान में निकलने वाला था। यह दृश्य बहुत मनोहर लग रहा था। उगते सूरज की किरणें नीले आसमान में फैलने लगी थीं। लंबे लंबे हरे पेड़ों से छनती हुई प्रातःकालीन सूर्य की किरणें धरती के चरण स्पर्श कर रही थीं। अर्जुन को यह दृश्य देखकर बहुत खुशी हो रही थी। आज से पहले उसने प्रकृति का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। वो देखता भी कैसे? शहर की चकाचौंध ने तो प्रकृति के रूप को निगल ही लिया है। अर्जुन जब हवेली में से बाहर निकला तो उसने देखा कि राम काका उठ गए थे और वो गार्डन में झाड़ू लगा रहे थे। जैसे ही 5:30 बजे अर्जुन को एक शंखनाद की आवाज सुनाई देने लगी। उस शंखनाद की गूंज काफी लंबी थी, जो करीब 5 मिनट तक वातावरण में गूंज रही थी। अर्जुन के समझ नहीं आ रहा था कि सुबह सुबह शंखनाद की गूंज कहां से आ रही थी। अर्जुन राम काका के पास जाता है और पूछता है, राम काका, ये शंखनाद की गूंज कहां से आ रही है? राम काका झाड़ू लगाते हुए कहते हैं, बेटा, कल तुमने मेघनाथ मंदिर देखा था ना, वहीं से आ रही है। वो जो पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। हाँ बेटा, वही, उसी मंदिर से आ रही है। पूजा करने का समय हो गया है ना। तुम्हें पता है, हमारे पूर्वजों ने समय को जानने के लिए उसे प्रहरों में बांटा था। एक दिन में कुल 8 प्रहर होते हैं। वहीं औसतन एक प्रहर 3 घंटे का होता है। इन प्रहरों को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें 4 प्रहर दिन के और 4 प्रहर रात के होते हैं। पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, सायकाल ये दिन के प्रहर होते हैं और प्रदोष, निशित, त्रियामा, उषा काल रात के प्रहर होते हैं। मंदिर में पूरे 5 प्रहर पूजा होती है। एक सूर्योदय में लगभग सुबह 6 बजे पूर्वाह्न, एक 10 बजे मध्याह्न, एक शाम 5 बजे सायकाल, 8 बजे प्रदोष और 11 बजे त्रियामा। अच्छा, पर वो मंदिर तो यहाँ से बहुत दूर है ना, फिर भी शंखनाद की आवाज यहाँ तक कैसे आ रही है? यही तो चमत्कार है उस ऊपर वाले का, जो हो नहीं सकता वो भी करके दिखाता है। वैसे राम काका, आपने कहा था कि उस मंदिर के पीछे भी एक कहानी है। क्या आप मुझे वो कहानी बता सकते हैं? पर तुम क्या करोगे जानकर, आजकल के बच्चे तो वैसे इन सब बातों पर यकीन नहीं करते। वो काका, मैं ना एक रिसर्च कर रहा हूँ इन धार्मिक चीजों पर, इसलिए मुझे जरूरत है, प्लीज बताइए ना। ठीक है, मैं बताता हूँ, पर तुम वादा करो कि तुम मेरी बातों पर पूरा विश्वास करोगे, इन बातों का कभी मजाक नहीं उड़ाओगे। मैं वादा करता हूँ काका, मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा। राम काका की झाड़ू लग गई थी। उन्होंने वो झाड़ू जमीन पर रखी और बाल्टी में रखे पानी से अपने हाथ धोने लग गए। हाथ धोने के बाद जमीन पर बैठते हुए उन्होंने अर्जुन से कहा, बैठो यहाँ। अर्जुन राम काका के बगल में बैठ जाता है। कहते हैं आज से कई शताब्दी पूर्व एक गांव था। उस गांव में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। गांव के लोग भी खुश थे और लोगों के साथ गांव के पशु पक्षी भी। भरपूर पानी, भरपूर अनाज, सब कुछ था। गांव में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। हर कोई आनंद की जिंदगी व्यतीत कर रहा था। कहते हैं एक बार ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रात के करीब 8 बजे उस गांव में कहीं से एक बूढ़े बाबा आए, जिन्होंने सफेद रंग का कुर्ता पहना हुआ था। उनकी सफेद रंग की दाढ़ी थी और लंबे से बाल थे। वो फकीर थे जो दुनिया भर का सफर करते थे और जहां जगह मिले वहीं पर सो जाते थे। समस्त संसार का चक्कर लगाना ही उनके जीवन का लक्ष्य था। उनके हाथों में काला बर्तन था जिसमें वो
भिक्षा मांगा करते थे। उस रात काफी बारिश हो रही थी। वो बाबा उस गांव में आए। गांव में बरसों से एक प्रथा थी कि 8 बजे तक सब गांव वाले सो जाते थे और यदि कोई जाग भी रहा हो तो 8 बजे के बाद अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता था। उनका मानना था कि 8 बजे के बाद प्रेत आत्माएं दरवाजा खटखटाती हैं और आवाजें लगाती हैं। यदि उन्होंने दरवाजा खोला तो वो उनके घर के अंदर प्रवेश कर लेगी और फिर कभी नहीं निकलेगी। वो बाबा उस गांव में गए और एक घर का दरवाजा खटखटाने लगे और कहने लगे, भिक्षाम देवी, भिक्षाम देवी। पर उस घर के लोगों ने दरवाजा नहीं खोला। वो बाबा पानी से पूरी तरह भीग चुके थे। वो बाबा दूसरे घर पर गए। फिर उन्होंने कहा, भिक्षाम देवी। पर उस घर के लोगों ने भी दरवाजा नहीं खोला। वो बाबा एक एक करके गांव के प्रत्येक दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए, पर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। उन बाबा को भूख लगी थी, इसलिए वो प्रत्येक घर प्रत्येक भिक्षा मांग रहे थे, पर डर के मारे गांव के किसी भी व्यक्ति ने दरवाजा नहीं खोला था। अगली सुबह जब बारिश रुकी तो गांव वालों ने उन बाबा को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। उसी दिन से गांव की कायनात पलट गई। कुछ महीने बाद ही गांव की पूरी फसलें सूख गईं और गांव में सूखा पड़ गया। 3 साल हो गए थे। गांव में सूखा पड़े पर गांव वालों ने बारिश का मुंह तक नहीं देखा था। सबका ये मानना था कि उस फकीर बाबा का गांव को श्राप लगा है। वो उस रात उन्हें भोजन नहीं करा पाए, ये सब उसी का फल था। सूखा पड़ने के कारण गांव वालों के पास ज्यादा खाने के लिए अनाज नहीं था, ना ही पानी था। इस वजह से गांव के सभी लोग एक साथ मिलकर एक ही जगह खाना बनाते थे और मिल बांट कर खाते थे। गांव में करीब 90-95 लोग रहते थे। गांव वाले प्रत्येक दिन गिनती का खाना बनाते थे। एक रोज जब पूरा भोजन बट चुका था और सबको सभी के हिस्से का खाना मिल गया था तो वो फकीर बाबा फिर से आए और उनके सामने आकर बैठ गए। उनके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान रहती थी। उन्होंने अपना काला बर्तन अपने सामने रखा और बैठे बैठे कहा, भिक्षाम देवी। गांव वाले सोचने लगे अब क्या करें, सारा भोजन तो बट चुका है और नया भोजन भी नहीं बना सकते। उन सभी लोगों ने निर्णय लिया कि गांव के कुछ लोग मिलकर अपने हिस्से का एक एक घास उस बाबा के कटोरे में डालेंगे जब तक वो भर नहीं जाता। कुछ लोग बाबा के पास गए और अपनी थाली में का एक एक घास उनके कटोरे में डालने लगे। हैरानी तो इस बात की थी कि बाबा का कटोरा बहुत छोटा था। 10 लोगों के भोजन देने से भर जाना चाहिए था, पर फिर भी वो नहीं भरा था। फिर गांव का प्रत्येक व्यक्ति उनके पास गया और अपनी थाली में के भोजन का एक घास उसमें डालने लग गया। जब सभी लोगों ने अपने हिस्से का भोजन उसमें डाल दिया तो वो बर्तन भर गया। उन बाबा ने सभी लोगों के साथ खाना खाया। खाना खाने के पश्चात उन्हें प्यास लगी। गांव में बहुत कम पानी था और वो भी बढ़ चुका था। इसका भी यही फैसला हुआ कि 3-4 लोग मिलकर बाबा को अपने हिस्से का आधा पानी देंगे। 3-4 लोग आगे बढ़े और उन्होंने बाबा के बर्तन में पानी डाला, पर फिर सबको हैरानी हुई कि बाबा का बर्तन वो भी नहीं भरा। फिर सब लोग बारी बारी आगे बढ़े और अपने हिस्से का आधा पानी बाबा के बर्तन में डालने लगे। जब सभी लोगों ने बाबा के बर्तन में पानी डाल दिया तो बर्तन भर गया। गांव वालों की एकता देखकर वो बाबा बहुत प्रसन्न हुए। वो गांव के एक मैदान में गए और उन्होंने अपनी झोली में से एक बीज निकाला। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से एक गड्ढा खोदा और वो बीज उसमें गड़ा दिया। उनके काले बर्तन में जितना पानी था सब उन्होंने उस बीज पर चढ़ा दिया और वो बाबा वहां से चले गए। गांव वालों ने उन बाबा से बात करने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने किसी से भी बात नहीं की। बाबा के जाने के बाद उसी रात गांव में 3 साल बाद पहली बार बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि बादल फट गए। गांव वालों का मानना था कि फकीर के वेश में वो स्वयं भगवान उनके गांव आए थे। जिस रात बारिश हुई उसी रात पहाड़ी की चोटी पर स्वयंभू मंदिर प्रकट हुआ। स्वयंभू मंदिर अर्थात वो मंदिर जो अपने आप प्रकट होते हैं। गांव वाले वो मंदिर देखकर काफी आश्चर्यचकित हुए। जब गांव वाले उस पहाड़ी वाले मंदिर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा उस मंदिर के अंदर एक अद्भुत स्वयंभू शिवलिंग था जो चमक रहा था। गांव वालों के अनुसार बाबा के उस बीज को लगाने से बारिश हुई थी, इसलिए उस गांव का नाम मेघ रख दिया गया और वो पहाड़ी वाला मंदिर मेघ गांव के पास था और भोलेनाथ का मंदिर था, इसलिए उसे मेघनाथ नाम से संबोधित किया जाने लगा। वो बीज जो उस फकीर ने लगाया था, गांव वाले हर रोज उस पर पानी डालने लगे और कुछ सालों बाद उस बीज ने पेड़ का रूप ले लिया
और वो बरगद के पेड़ में तब्दील हो गया जो मेघ गांव के स्कूल में लगा था। वैसे तो एक बरगद के पेड़ का जीवन काल 309 साल का होता है और पीपल के पेड़ का 2500 साल, पर शायद यही उनका चमत्कार था कि वो बरगद का पेड़ हमेशा रहा और मेघ गांव को हरा भरा रखा। राम काका अर्जुन को मेघनाथ मंदिर की पौराणिक कथा सुना ही रहे थे कि तभी अर्जुन ने राम काका के दाएं हाथ पर एक हरे रंग का निशान देखा। वो निशान काफी पुराना दिख रहा था। वो निशान त्रिभुज की तरह था। वो निशान देखकर अर्जुन ने पूछा, काका आपके हाथ पर ये निशान कैसा? बेटा ये निशान तो बंधुआ मजदूरी का है। अर्जुन ने चौंकते हुए कहा, बंधुआ मजदूरी की प्रथा तो बहुत पहले ही समाप्त हो गई थी, है ना? और इसके लिए तो कानून भी बना है और कानून के मुताबिक किसी से भी बंधुआ मजदूरी कराना अपराध है। हाँ बेटा, पर कानून तो बना है, पर वो सिर्फ किताबों के पन्नों पर ही लागू होता है, हमारे गांव में नहीं। हमारे गांव के तो खुद के नियम और कानून होते हैं। जो बड़े लोगों ने कह दिया वो हमारे लिए कानून है। वैसे आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? काका ने हंसते हुए कहा, मैं यहाँ तब से काम कर रहा हूँ जितनी मेरी उम्र है। मेरे सारे पूर्वज यहाँ पर बंधुआ मजदूर थे। यहाँ तक कि मेरी बहू और उसकी बच्ची लाली भी बंधुआ मजदूर है। क्या कहा? आपकी बहू भी है? हाँ। अभी कहाँ है वो इस वक्त? उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए वो अपने मायके गई है। कुछ ही दिनों में आ जाएगी। अच्छा, और आपका लड़का? मेरा लड़का? काका ने हंसते हुए कहा, हाँ आपका लड़का, वो कहाँ है अभी? वो तो भगवान के पास है अभी। अर्जुन ने शोक प्रकट करते हुए कहा, जानकर बड़ा दुख हुआ। वैसे कैसे हुई थी उसकी मौत? उसकी मौत हुई नहीं थी, बल्कि उसे मारा गया था। क्या कहा? मारा गया था? किसने मारा था उसे? उस औरत की आत्मा ने। क्या कहा? उस औरत की आत्मा ने? अर्जुन ने चौंक कर कहा, हाँ उस औरत की आत्मा ने, क्योंकि जिन लोगों ने उसे उस दिन जलाया था उसमें से एक मेरा बेटा भी था। सुबह के 8 बज गए थे। रुद्र हवेली से बाहर निकलता है और देखता है कि राम काका और अर्जुन दोनों पास पास जमीन पर बैठकर बातें कर रहे हैं। रुद्र के हाथ में पानी का लोटा था। रुद्र लोटे का पानी अपने मुंह में लेता है और उससे 1-2 बार कुल्ला कर लेता है। कुल्ला करने के बाद वो अर्जुन के पास जाने लगता है और वहां पहुंचकर कहता है, और भाई क्या बात हो रही है, जरा मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं, बस यूं ही। रुद्र, हाँ ना, बैठ। रुद्र जैसे ही अर्जुन के पास बैठने जाता है, राम काका वहां से उठकर चले जाते हैं। अर्जुन को ये देखकर बहुत अजीब लगता है। और भाई बता, कैसा लग रहा है तुझे मेरे गांव में आकर? यार तुझे पता है ना, जाने अनजाने में तूने मेरी एक बहुत बड़ी मदद कर दी है। कैसी मदद? तुझे पता है ना, मैं एक किताब लिख रहा हूँ। हाँ पता है। क्या तुझे पता है कि वो किताब में किस बारे में लिख रहा हूँ? रुद्र ने सोचते हुए कहा, नहीं। तो सुन, मैं ना हमारे हिंदू शास्त्रों, तंत्र मंत्र शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हूँ और उसी पर एक रिसर्च कर रहा हूँ। मैं ये देखना चाहता हूं कि ये सब सच है या झूठ। यदि हमारा ये मानना है कि भगवान होते हैं, तो फिर भूत कैसे होते हैं? और ये सिर्फ हमारी परिकल्पना है या हकीकत में भी इससे इसका कुछ संबंध है? बिल्ली का रास्ता काटना, नींबू का उतारा उतारना, मंदिर में भगवान को पीठ ना दिखाना, ये सब अंधविश्वास है या इनका हमारे वास्तविक जीवन में कुछ महत्व भी है? देख भाई, मुझे तो इन सब बारे में कुछ नहीं पता, पर आई होप तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब जल्दी मिल जाएं। वैसे रुद्र एक बात बता, ये जो तेरी हवेली है ना, ये तेरे पापा ने बनाई है या उनके पुरखों की है? ये हमारे पुरखों की है। पर तू क्यों पूछ रहा है? वो इसलिए यार, क्योंकि मैंने नोटिस किया जब हम आ रहे थे तो बलमा टोला गांव चालू हो गया था, पर रास्ते में 5 किलोमीटर लंबा जंगल पड़ा, उसके बाद तेरी हवेली आई। गांव वालों से इतनी दूर हवेली लेने की क्या जरूरत थी? यदि रात में कोई इमरजेंसी पड़ गई तो? यार ये हवेली तो मुझे मेरे पुरखों से मिली है ना, ये सब तो उन्हें सोचना चाहिए था, मैं क्यों सोचूं? और वैसे अब कुछ किया भी नहीं जा सकता, हवेली को तोड़ थोड़ी ना सकते हम। हाँ वो सब तो ठीक है, फिर भी। और ये जो तेरी हवेली के पीछे जंगल और पहाड़ी फैली हुई है, इसका क्या? तुझे डर नहीं लगता क्या रहने में? डर? पर किस बात का? वैसे भी मैं गांव में कम ही रहता हूँ। बेंगलोर में जॉब जो है मेरी, यहाँ तो बस छुट्टी और त्योहारों में आता हूँ। अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था, तेरी तो बेंगलोर में जॉब है। पता कैसी चल रही है?
अर्जुन और रुद्र बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर समीर और पीयूष आ जाते हैं। समीर के हाथों में ब्रश था जिससे वो मंजन कर रहा था और पीयूष रूठा हुआ मुंह बनाया था। पीयूष का रूठा हुआ मुंह देखकर रुद्र ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ मोटे, ये सुबह सुबह मुंह क्यों भुला लिया? सपने में क्या कोई भूतनी आ गई थी? यार मैं ना अपना ब्रश घर पर ही भूल गया हूँ, तो इसमें मुंह भुलाने वाली कौन सी बात हुई? अर्जुन ने कहा। तो भाई मेरे, अब मैं मुंह कैसे धोऊं? पीयूष की बात सुनकर रुद्र और अर्जुन हंसने लगते हैं और रुद्र कहता है, तू हमेशा चुगत का चुगत ही रहेगा। कॉलेज में भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही है। रुक, आज मैं तुझे देसी ब्रश देता हूँ। मतलब? पीयूष ने हैरानी के साथ कहा। रुद्र जहां पर खड़ा था उसके पास ही नीम का पेड़ लगा था। नीम की डाली आराम से रुद्र के सिर तक आ रही थी। रुद्र अपना हाथ ऊंचा करता है और झट से नीम के पेड़ की एक डाली तोड़ लेता है और पीयूष को देते हुए कहता है, ये ले तेरा दातून। ये क्या है? पीयूष ने कहा। इसे तोड़ और घिस ले अपना मुंह। जितने भी ये तेरे पीले दांत दिख रहे हैं ना, सब सफेद हो जाएंगे। रुद्र ने पीयूष के दांत की तरफ उंगली करते हुए कहा, तुझे पता नहीं है शायद, पुराने जमाने में जब ब्रश नहीं होते थे तो इसी से मुंह धोया जाता था। अर्जुन ने कहा। रुद्र ने पीयूष को जो नीम के पेड़ की डाली तोड़ कर दी थी, पीयूष उसे घूरने लगता है। क्या हुआ मोटे, क्या सोच रहा है तू? समीर ने कहा। यार मैं सोच रहा हूँ इस डाल का यूज तो मैं कर लूंगा, पर ये नीम के पत्तों का क्या करूंगा? अरे इसका उपयोग तुझे नहीं, तन्वी को करना है। उसके अंदर बहुत जहर भरा पड़ा है, थोड़े से पत्ते खा लेगी तो जहर थोड़ा कम हो जाएगा। रुद्र ने हंसते हुए कहा। रुद्र ने जैसे ही ये बात कही, तन्वी और अनन्या वहां पर आ जाते हैं और रुद्र की बात सुन लेते हैं। तन्वी होश में कहती हुई बोली, क्या बोला तुमने? रुद्र हकलाते हुए कहता, कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं कुछ तो बोला तुमने। हाँ वो मैं कह रहा था कि हम सबको नीम के पत्ते रोज खाने चाहिए। नीम के पत्ते भले ही कड़वे होते हैं पर हमारा खून तो साफ करते हैं ना। हाँ सुना मैंने तुमने क्या बोला, नीम के पत्ते मुझे नहीं तुम्हें खाने चाहिए। कड़वी तो तुम्हारी जुबान है। क्या कहा? मेरी जुबान कड़वी है? हाँ तुम्हारी जुबान जो कड़वी है, कड़वी थी और कड़वी रहेगी। तुम्हारी जुबान से तो जैसे चाशनी बहती रहती है ना मीठे लफ्जों की। कड़वे इंसानों के लिए मेरे मुंह से कड़वी बातें निकलती हैं। तुम्हारे कर्म इतने अच्छे नहीं है जो मेरे मुंह से तुम्हारे लिए मीठे लफ्ज निकले। रुद्र ने मुंह बनाते हुए कहा, देखो तो कर्म की बातें कौन कर रही है? तन्वी महारानी मिली है इनसे, कर्मा की देवी से लगता है यमराज की सेक्रेटरी यही है। इनके पास सब लेखा जोखा है, किसने कितने पाप किए और किसने कितने पुण्य। हाँ सही कहा तुमने, और उसके मुताबिक तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। रुद्र अब बस भी करो तुम दोनों झगड़ना यार। क्या यूं सुबह सुबह बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर दिया है? वैसे भी रुद्र अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम कोई तन्वी के साथ कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हो जो उसके मजे ले रहे हो। वैसे जरा ये बताना तुम्हारी होने वाली पत्नी का नाम क्या है? क्या करोगी जानकर? अरे ओ हीरो बस नाम पूछा है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं उसे पटाने वाली हूँ। अनन्या की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। हाँ अनन्या बस बातें मर्द की तरह करती है, अंदर से वो बिल्कुल लड़की है। पीयूष ने हंसते हुए कहा। क्या बोला तूने मोटे? मैं लड़कों की तरह बातें करती हूँ? इतना कहकर अनन्या अपने हाथों से पीयूष को मारने लगती है। गोरी, गोरी नाम है उसका। रुद्र ने कहा। सही है, गांव की गोरी। आखिर शहरी बाबू को गांव की गोरी मिल ही गई। वैसे सब गांव की लड़की को यही लगता है कि उनका राजकुमार शहर से आएगा और डोली में बैठकर उन्हें ले जाएगा। पीयूष ने खिलखिलाते हुए कहा। जरा फोटो तो दिखाना तेरी गांव की गोरी की। समीर ने रुद्र के मजे लेते हुए कहा। यार उसे तो अभी तक खुद मैंने नहीं देखा। क्या? सबने एक साथ चौंकते हुए कहा। हमारे इसमें शादी से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे की सूरत नहीं देखते, यहाँ तक कि फोटो भी नहीं। इसे अपशगुन माना जाता है। मतलब वो लड़की जिसके साथ तू अपनी पूरी जिंदगी गुजारने वाला है, तुझे यही नहीं पता वो दिखती कैसी है? अनन्या ने कहा। हाँ उसे माँ ने ही देखा है और माँ ने ही पसंद किया है। जब मैं बैंगलोर से अपनी जॉब से आया तो माँ ने बताया उन्होंने एक लड़की को मेरे लिए पसंद किया है। और तुम लोग तो जानते ही हो कि मैं माँ की बात को कभी मना नहीं करता और मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है। उनकी पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही उसे मेरे लिए पसंद किया होगा ना। हाँ सही है माँ के लाडले, पीयूष ने कहा। चल ये सब छोड़, ये बता बारात कहाँ जाने वाली है? मैं तो पहले कह देता हूँ डीजे जरूर होना चाहिए, आखिर मेरे यार की शादी है। मैं तो बहुत डांस करने वाला हूँ, पहले ही बोल देता हूँ। यार तेरा ये सपना भी पूरा नहीं हो सकता। क्यों? यार वो मेरी बारात कहीं नहीं जाएगी। क्या? अनन्या ने कहा। हाँ हमारे इसमें एक रस्म है जिसके अनुसार विवाह दूल्हे के घर में ही होता है और बारात कहीं नहीं जाती है। ये कैसा विवाह है? समीर ने कहा। मैं बताता हूँ। अर्जुन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा। ध्यान से सुनो। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र मनु ने मनुस्मृति की रचना की है। ऐसा माना जाता है कि मनु का एक एक शब्द स्वयं ब्रह्मा के ही वचन है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, जिसमें पहला है ब्रह्मा विवाह। इसके अंदर दोनों परिवार अपनी सहमति के अनुसार सुयोग्य वर वधू को चुनते हैं, जिसे आज के जमाने में अरेंज मैरिज कहते हैं। दूसरा विवाह है
दैव विवाह। इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता यज्ञ का आयोजन कराता है और जो युवक रीति पूर्वक मत का संपादन करता है उसे दान स्वरूप अपनी पुत्री तथा गहने आभूषण दे देता है, जिसे हम दहेज लेना कहते हैं। तीसरा है आर्ष विवाह। इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता युवक से एक जोड़ी गाय या बैल की मांग करता है, पर आज के युग में इसकी जगह युवक से लड़की के बदले धन की भी मांग की जाती है। चौथा है प्रजापति विवाह। इसके अंतर्गत यदि लड़की को दूल्हा पसंद हो या नहीं हो, उसकी सहमति के बगैर उसकी शादी करा दी जाती है। इतना कहकर अर्जुन चुप हो जाता है। क्या हुआ अर्जुन, तुम चुप क्यों हो गए? बाकी के 4 विवाह कौन से हैं बताओ ना, तन्वी ने कहा। पर अर्जुन तन्वी की बात का कोई जवाब नहीं देता है। बताना अर्जुन, समीर ने कहा। हिंदू धर्म में वैसे तो बस इन 4 विवाह को सहमति दी गई है, पर 4 और हैं, जिनमें पहला है गंधर्व विवाह। इसमें परिवार वालों के सहमति के बिना वर वधू शादी करते हैं, रीति रिवाज के बिना ही विवाह बंधन में बंध जाते हैं। आज के युग में इसे लव मैरिज और कोर्ट मैरिज भी कहते हैं। दूसरा है असुर विवाह। इसमें कन्या को धन देकर खरीदा जाता है, जिसे हम कन्या की बिक्री भी कह सकते हैं, और उसके बाद उससे विवाह किया जाता है। तीसरा है राक्षस विवाह। इस विवाह के अंतर्गत कन्या पक्ष के निकट संबंधियों मित्रों को डरा धमकाकर उनकी हत्या करके कन्या को उसके घर में जबरन उठाकर ले जाया जाता है और विवाह किया जाता है, जिसे राक्षस विवाह कहते हैं। अगला और अंतिम है, अर्जुन बताते बताते फिर रुक जाता है। सभी लोग अर्जुन की बातें ध्यान से सुन रहे थे। बताना भाई, रुक क्यों गया? रुद्र ने कहा। अब जिस विवाह के बारे में मैं बताने जा रहा हूं वो कोई आम विवाह नहीं है, बल्कि इन सब विवाह में सबसे बुरा विवाह है, और वो है पैशाच विवाह। अर्जुन ने धीमी आवाज करते हुए कहा, इसके अंदर जब कोई लड़की सोई हो या नशे की हालत में होती है तो उसका बलात्कार करके और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसके साथ विवाह किया जाता है, जिसे पैशाच विवाह कहते हैं। तुझे इतना सब कुछ कैसे पता है? अनन्या ने हैरानी के साथ कहा। हाँ यार, तुझे इन सब विवाह के बारे में कैसे पता चला? समीर ने कहा। बता ना अर्जुन, बताओ ना अर्जुन, तन्वी ने कहा। अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा, अब यार कितनी बार बताऊं, मैं जो किताब लिख रहा हूं ना, इन्हीं सब के बारे में लिख रहा हूं। तभी तो मैंने संस्कृत पढ़नी सीखी। ये सब बातें जो मैं तुम्हें बताता हूं मनुस्मृति में लिखी हुई हैं, और हाँ, मैं तंत्र शास्त्र पर भी रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छा, तभी मैं सोचूं ये बोरिंग राइटर इतनी अच्छी बातें कब से कहने लग गया, पीयूष ने कहा। रुद्र के सभी दोस्त लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी रुद्र की माँ वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे रुद्र, तुम अभी तक यहीं पर हो, तैयार नहीं हुए? कहीं घूमने जाना है क्या आंटी जी? पीयूष ने उत्साहित होते हुए कहा। अरे नहीं बेटा, अभी कहाँ, भूल गए, हल्दी की रस्म बची है। चलो तुम सभी जल्दी से तैयार हो जाओ। जब तक रुद्र की चाची हल्दी पीस रही है, इतना कहकर रुद्र की माँ वहां से चली जाती है। यार मेरे समझ में नहीं आया, जब हल्दी लगानी है तो तैयार किस बात के लिए होना है? पीयूष ने कहा। तू नहीं समझेगा मोटे, हल्दी लगाने के लिए पीछे भी बहुत बड़ा रीजन होता है। अर्जुन ने कहा। क्या बात कर रहा है, इसके पीछे भी कुछ रीजन होता है? समीर ने चौंकते हुए कहा। हाँ भाई, ऐसी मान्यता है कि नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने के लिए हल्दी से अच्छी कोई चीज नहीं होती, इसलिए विवाह में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। दरअसल विवाह के समय बहुत सारे लोग घर में जाते हैं जो तमाम तरह की नकारात्मक बातें करते हैं, जिससे नेगेटिव एनर्जी फैलती है। माना जाता है कई वरों वधुओं की तबीयत इसी कारण खराब होती है, इसलिए हल्दी दुल्हन दूल्हे को लगाई जाती है ताकि नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएं। और वैसे भी इसमें कई वैज्ञानिक कारण भी हैं जो तुम लोग जानते ही होंगे। अरे तुम लोग अभी तक यहीं बैठे हो, जल्दी करो बेटा, मेहमान आना शुरू हो गए हैं, रुद्र की माँ ने हवेली की छत पर से कहा। हल्दी के कार्यक्रम की सारी तैयारियां हो गई थी। रुद्र की चाची ने अपने हाथों से सिलबट्टे पर हल्दी पीसी थी। गांव के लोग और कुछ मेहमान भी लगभग आ गए थे। रुद्र सफेद बनियान और सफेद धोती पहना हुआ था और उसके बाकी सब दोस्तों ने पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। रुद्र के घर वालों ने भी पीले रंग के कपड़े ही पहने थे। रुद्र की चाची एक कटोरी में से आटा लेती हैं और उसे जमीन के ऊपर चाक बना देती हैं। चाक बनाने के बाद उस पर पीढ़ा रख देती हैं। रुद्र बेटा, इस पर बैठ जाओ, आयशा ने रुद्र से कहा। रुद्र उस पीढ़े पर जाकर बैठ जाता है। समीर के हाथों में कैमरा था जिससे वो सभी की फोटो खींच रहा था। वो शादी का हर एक मूवमेंट अपने कैमरे में कैद करना चाहता था। आखिर ये फोटो ही तो होती है जिन्हें बाद में देखकर हमें ये याद ताजा कर सकते हैं और फिर उस पल को जी भी सकते हैं। आयशा के हाथ में हल्दी का कटोरा था जिसमें दूरबा रखी हुई थी। पीयूष उस दूरबा को देखकर अर्जुन से पूछता है, ये घास हल्दी के अंदर क्यों रखी गई है? अर्जुन हंसते हुए कहता है, बेवकूफों, घास नहीं है, उसे दूरबा कहते हैं। वैसे घास की एक रूप में होती है। दूरबा हिंदू धर्म में सबसे शुद्ध मानी गई है। दूरबा गणेश जी की सबसे पसंदीदा चीजों में से एक है
और दूरवा से हल्दी की रस्म को निभा कर दूल्हा और दुल्हन को अपनी आने वाली जिंदगी में प्रेम से रहने और लड़ाई झगड़ा ना करने का आशीर्वाद दिया जाता है। अच्छा ये बात है। आयशा को हल्दी की रस्म की शुरुआत करने के लिए 5 अविवाहित लड़कियों की जरूरत थी। 4 अविवाहित लड़कियां तो उसे अपने रिश्तेदार में ही मिल जाती हैं, अब बची एक। उसके समझ में नहीं आता कि अब तक वो किसे बुलाएं। तभी उसकी नजर उसके सामने खड़ी तन्वी पर पड़ती है, जो कि अर्जुन के पास खड़ी थी। आयशा तन्वी को आवाज देते हुए कहती है, अरे तन्वी बेटा, जरा इधर तो आना। जी आंटी जी, अभी आई, तन्वी ने कहा। आयशा के पास जाते हुए तन्वी यही सोच रही थी कि रुद्र की चाची ने उसे क्यों बुलाया है। तन्वी आयशा के पास चली जाती है। वहीं पर बगल में रुद्र पीढ़े पर बैठा हुआ था। तन्वी कहती है, क्या हुआ आंटी जी? बेटी, वो रस्म शुरू करने के लिए एक लड़की कम पड़ रही है, क्या तुम ये रस्म की शुरुआत कर दोगी? कहते हैं जो भी अविवाहित लड़की हल्दी से स्पर्श करती है उस दूल्हे को, पहले हल्दी लगाती है, उससे अच्छा वर मिलता है। ये बात सुनकर तन्वी मन ही मन उदास हो जाती है, क्योंकि जिसे वो अपना वर बनाना चाहती थी अब वो किसी और का वर बनने जा रहा था। पर अपने इमोशंस को छुपाते हुए तन्वी कहती है, हाँ क्यों नहीं आंटी जी, मैं भी अब जल्दी शादी करने वाली हूँ और आप लोगों को जरूर बुलाऊंगी, तन्वी ने रुद्र की आंखों में देखते हुए कहा। आयशा तन्वी के हाथ में हल्दी से भरा हुआ कटोरा देते हुए कहती है, ये लो बेटी, सबसे पहले इसे दूरवा से रुद्र के सिर के ऊपर से नीचे तक 5 बार हाथ घुमाओ। तन्वी कटोरे में दूरवा उठाती है और अपने दाएं हाथ से 5 बार रुद्र के सिर के ऊपर से पांव तक फेरती है। अरे ये क्या बेटा, तुमने तो अपने दोनों हाथों में जरा भी हल्दी नहीं लगने दी। जब तक हल्दी नहीं लगेगी तो मनपसंद लड़का कैसे मिलेगा? चलो अभी हल्दी रुद्र को लगाओ। तन्वी धीरे धीरे अपने हाथ आगे बढ़ाती है और अपनी 2 उंगलियां हल्दी के कटोरे में भिगो लेती है। उसके बाद वो अपनी दोनों उंगलियां रुद्र के गालों के पास ले जाती है। इस वक्त रुद्र और तन्वी दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जैसे वो तन्वी रुद्र के गालों को स्पर्श करती है, उसको याद आता है वो लम्हा जब उसने पहली बार रुद्र को छुआ था। तन्वी अपने कॉलेज के दिनों में खो जाती है। उसको याद आता है भोपाल का UIT कॉलेज की मैकेनिकल बिल्डिंग का रूम नंबर 208, जब वो 2nd ईयर में थी। उस कमरे में सिर्फ वो और रुद्र थे। बाकी के दोस्त नीचे ग्राउंड फ्लोर पर होली खेल रहे थे, जिनके हल्ला करने की आवाज उस कमरे में भी आ रही थी। रुद्र, मैं कह देती हूँ, मेरे पास मत आना, तन्वी ने कहा। अरे ऐसे कैसे, ये हमारी पहली होली है। हाँ पता है, पर प्लीज रंग नहीं। तुम्हें पता है ना मुझे रंग से एलर्जी है। हाँ पता है, इसलिए तो तुम्हारे लिए स्पेशल रंग लाया हूँ, इससे तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं रुद्र, प्लीज मत लगाओ, मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। नहीं होगा तन्वी, इतना कहकर रुद्र तन्वी का हाथ पकड़ लेता है। तन्वी ने अपने दोनों हाथों में मुट्ठी बांधी हुई थी। छोड़ो मुझे रुद्र। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, छोड़ो। नहीं, मैंने कहा ना, छोड़ो मुझे, तन्वी ने गुस्से में कहा। तन्वी के गुस्से भरी आवाज सुनकर रुद्र को भी गुस्सा आता है। वो कहता है, ठीक है, नहीं खेलना होली मत खेलो, बाय। इतना कहकर रुद्र तन्वी का हाथ छोड़ देता है और उस कमरे से जाने लगता है। जैसे ही रुद्र उस कमरे से बाहर जाने लगता है, तन्वी आगे बढ़ती है और पीछे से अपने हाथ आगे करते हुए रुद्र के गालों पर गुलाल लगा देती है और कहती है, कैसे लगाऊं तेरे गालों पर गुलाल, यही सोचती रहती हूं मैं फिलहाल। अपने इश्क के रंग में रंगूंगी तुझको, फिर रंग ना निकलेगा कभी निकाल। बस तन्वी, अब कितना पोज दोगी, खींच लिया मैंने तुम्हारी फोटो, समीर ने कहा। जब समीर ने ये बात कही तब तन्वी अपनी यादों की दुनिया से बाहर आती है और वहां से जाने लगती है। तन्वी पानी पीने जा रही थी, तभी उसका रास्ता अनन्या रोक लेती है और कहती है, कहाँ खो गई थी महारानी? कहीं तो नहीं, झूठ मत बोलो तन्वी, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तन्वी को जवाब नहीं देती, बस चुपचाप खड़ी रहती है। अनन्या तन्वी कंधों पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम आज भी रुद्र से प्यार करती हो ना? तन्वी कुछ नहीं बोलती। तन्वी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उन आंसुओं को देखते हुए अनन्या कहती है, तुम्हारे लब भले कुछ बयां ना कर रहे हो, पर तुम्हारे ये आंसू बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। तन्वी, अब इससे पहले कि रुद्र इन आंसुओं को देख ले, उन आंसुओं को छुपा लो। याद है कॉलेज के दिनों में रुद्र तुम्हारे इन आंसुओं को देखकर पूरा कॉलेज सिर पर उठा लेता था। तन्वी ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हाँ याद है, एक बात याद है मुझे रुद्र की। मैं तो खुद ये देखकर परेशान हूँ, जो रुद्र मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता था, वो इतना कैसे बदल गया। तन्वी और अनन्या बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां पर पीयूष आ जाता है। पीयूष के दोनों हाथों में हल्दी थी। अपने हाथ अनन्या की तरफ करते हुए कहता है, आजा हीरोइन, तो जल्दी लगा देता हूँ, गोर गोरी हो जाएगी। इसकी जरूरत मुझे नहीं, तुझे है मोटे। क्या कहा? रुक, इतना कहकर पीयूष अनन्या को हल्दी लगाने आगे बढ़ता है और अनन्या वहां से भागने लगती है। सभी मेहमान रुद्र को हल्दी लगाने लगते हैं। रुद्र के चेहरे को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश है या नहीं। वो जब तक तन्वी की तरफ देखता था तो उदास हो जाता था और अपनी माँ की तरफ देखता था तो उसके चेहरे पर हंसी आ जाती थी। समीर ने हल्दी की रस्म का एक एक पल अपने कैमरे में कैद कर लिया था और वो भी खुद हल्दी खेल चुका था। रुद्र बेटा, अब हल्दी हो गई, एक काम कर, अब तू नहा ले और तेरे कपड़े चाचा को दे दे, रुद्र की माँ ने कहा। पर क्यों माँ? सवाल नहीं करते बेटा, बस जा जल्दी और एक कपड़े तेरे चाचा को दे दे। ठीक है माँ। रुद्र पीढ़े पर से उठता है और अपने कमरे में नहाने के लिए जाने लगता है और रुद्र के पीछे पीछे पीयूष भी जाने लगता है। पीयूष को देखकर समीर कहता है, तू कहाँ जा रहा है मोटे? नहाने जा रहा हूँ।
कहाँ? रुद्र के पास। तू क्या उसकी पीठ घिस कर देगा? समीर ने कहा। समीर और अर्जुन दोनों ठाके लगाने लगते हैं। समीर कहता है, बेटा वो कॉलेज के दिन थे जब जल्दी जल्दी में हम साथ में नहा लेते थे, पर आज उसकी शादी है, आज तो आराम से नहाने दे, उसे टाइम लगेगा आज। तो तब तक हम क्या करें, ऐसी हल्दी में खड़े रहें? हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ। रुद्र के पूर्वजों ने इतनी बड़ी हवेली बनाई, लेकिन बाथरूम गिने चुने कमरों में बनाया, जिसमें कुछ लड़कियां हैं और कुछ में रिश्तेदार। अर्जुन ने कहा। हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा था, समीर ने कहा। तो फिर क्या करें? पीयूष ने कहा। समीर के सामने ही राम काका थे, जो सफाई कर रहे थे और जमीन पर गिरी हल्दी को इकट्ठा कर रहे थे। राम काका? समीर ने कहा। तू क्या राम काका के साथ नहाने वाला है? पीयूष ने हंसते हुए कहा। नहीं पागल, मेरे साथ आ। सब समीर के पीछे पीछे जाने लगते हैं। राम काका सुनिए, समीर ने कहा। हाँ बेटा बोलो। यहाँ पर कहीं आसपास नदी है क्या? नदी तो नहीं बेटा, पर हाँ तालाब जरूर है, समीर ने उत्साहित होते हुए कहा। कहाँ पर काका? ये अपनी हवेली के पीछे जो जंगल है ना, वहां से बस 1 किलोमीटर दूर है। पूरा सीधा सीधा ही रास्ता है, पर वहां पर तुम लोग मत जाना। क्यों काका? पीयूष ने कहा। राम काका ने धीमी आवाज करते हुए कहा, कहते हैं उसके अंदर किसी बुरी आत्मा का वास है। यदि वहां पर नहाने जाओगे तो वो इंसान को पानी में डुबाने लगती है। कई गांव वालों की मौत हुई है वहां पर डूब के। ठीक है काका, हम वहां नहीं जाएंगे, अर्जुन ने कहा। मेरी बात याद रखना, वहां मत जाना, वरना तुम्हें डुबा देगी। राम काका इतना कहकर वहां से जाने लगते हैं। सुनो, तुम दोनों अपने कपड़े जल्दी से बैग में रख लो, जो तुम्हें नहाने के बाद पहनने, समीर ने कहा। पर क्यों? पीयूष ने कहा। पागल, हम नहाने जा रहे हैं जंगल वाले तालाब में। तू पागल तो नहीं हो रहा समीर? यार तुम लोग चलो ना, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, हम सामान लेकर आते हैं, पीयूष और अर्जुन ने कहा। अर्जुन, पीयूष और समीर जंगल में थे। तीनों एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे थे। सबसे आगे अर्जुन था, उसके पीछे पीयूष। उसने अपने हाथ में बैग पकड़ा हुआ था, जिसमें तीनों के नहाने के कपड़े रखे हुए थे, और उसके पीछे था समीर, जिसके हाथ में कैमरा था। वो जंगल में लगे पेड़ पौधों की फोटो खींच रहा था। कितनी देर में आएगा तेरा तालाब? पीयूष ने कहा। यार काका ने तो कहा था बस 1 किलोमीटर ही दूर है, पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है। वैसे अभी तक तो आ जाना चाहिए था, अर्जुन ने कहा। कहीं रास्ते से तो नहीं भटक गए हम? पीयूष ने कहा। नहीं यार, काका ने जैसे बताया था उसी रास्ते पर हैं, और अभी वो गांव की औरत जो मिली थी, उसने भी तो कहा था पास ही में, बस सीधे सीधे जाना, समीर ने कहा। हाँ यार, पीयूष ने कहा। समीर, अर्जुन और पीयूष तीनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी पीयूष को उनसे थोड़ी दूर पर एक पेड़ के पास रुद्र के चाचा संतोष और राम काका दिखाई देते हैं। पीयूष उन्हें देखकर अर्जुन और समीर से कहता है, अबे वो देख, राम काका और रुद्र के चाचा। कहाँ बे? समीर ने कहा। अबे वो देखना पेड़ के पास, पीयूष ने हाथ से इशारा करते हुए कहा। समीर और अर्जुन वहां पर देखने लगते हैं और दोनों एक साथ कहते हैं, हाँ यार, चल उनसे पूछ लेते हैं तालाब का कहाँ पर है। पीयूष ने कहा। अबे पागल हो रहा है क्या? यदि उनके पास गए तो वो डांटेंगे अलग, कहेंगे घर में थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते थे क्या? और तुझे तो पता ही है फिर राम काका कैसी कैसी कहानियां सुनाएंगे, समीर ने कहा। हाँ यार, फिर अब वो देख रुद्र के चाचा और राम काका कुछ कर रहे हैं, अर्जुन ने कहा। क्या? पीयूष ने कहा। वो तीनों रुद्र के चाचा और राम काका को देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि वो दोनों सुनसान जंगल में क्या कर रहे हैं। राम काका के हाथ में रुद्र के हल्दी के कपड़े थे। वो उसे जमीन पर रखते हैं और उन कपड़ों के ऊपर मिट्टी का तेल डालने लगते हैं। फिर रुद्र के चाचा राम काका को माचिस देते हैं, जिससे राम काका रुद्र के कपड़ों में आग लगा देते हैं। अरे ये तो रुद्र के कपड़े हैं ना, हल्दी वाले, पर ये इसमें ऐसे चोरी छुप के आग क्यों लगा रहे हैं? और ये तो नए कपड़े हैं ना? हाँ यार, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, पीयूष ने हैरानी के साथ कहा। हाँ यार, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो मामला कुछ गड़बड़ लगता है, समीर ने कहा। मैं बताता हूँ कि दूल्हा दुल्हन के हल्दी कपड़े संभाल कर रखने चाहिए, नहीं तो उन्हें किसी नदी में विसर्जित कर देना चाहिए, जला देना चाहिए, वरना उससे कोई भी काला जादू कर सकता है। और हाँ, हल्दी के कपड़ों से किया गया काला जादू इंसान की मौत होने तक पीछा नहीं छोड़ता। क्या बात कर रहा है भाई? समीर ने चौंकते हुए कहा। हाँ यार, ये सच है, तभी तो देखना रुद्र के चाचा इतनी जल्दी यहाँ आ गए उसके कपड़े जलाने। अब क्या करें? पीयूष ने कहा। करना क्या है, दूसरे रास्ते से चलते हैं, इतना बड़ा जंगल है, तालाब पहुंच ही जाएंगे, और तुझे तो पता ही होगा दुनिया गोल है, समीर ने कहा। हाँ ये सही है, अभी इतनी दूर आए हैं तो बिना नहाए थोड़ी ना जा सकते हैं, अर्जुन ने कहा। कुछ देर और चलने के बाद अर्जुन, पीयूष और समीर तीनों तालाब पर पहुंच जाते हैं। फाइनली मिल ही गया तालाब, समीर ने कहा। हाँ यार, देख कितना अच्छा लग रहा है।
हमारे आगे तालाब और तालाब के पीछे पहाड़ी, इसे कहते हैं प्रकृति का रूप। अर्जुन ने कहा। समीर तालाब की और आसपास की चीजों की फोटो खींचने लगता है। अर्जुन अपने कपड़े उतारता है और तालाब में कूद जाता है। समीर भी अपने कपड़े उतारकर तालाब में कूद जाता है। समीर और अर्जुन 5 मिनट से पानी के अंदर थे, पर पीयूष अभी तक नहीं आया था। वो तालाब के बाहर खड़ा था। अबे ओ मोटे, तुझे क्या अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा? समीर ने कहा। यार पानी बहुत ठंडा है क्या? पीयूष ने पूछा। मोटे पानी में आएगा तब पता चलेगा ना, समीर ने कहा। जल्दी आ, ठंडा नहीं है। हाँ आता हूँ। हर हर महादेव बोलते हुए पीयूष तालाब में कूद जाता है। पीयूष जैसे ही पानी में कूदता है उसे ठंडी लगने लगती है और वो कपकपाने लगता है और कहता है, यार सालों बताया क्यों नहीं कि पानी इतना ठंडा है? यदि बता देते तो हमें पता है कि तू बस अपना मुंह धोकर यहाँ से निकल लेता, अर्जुन ने हंसते हुए कहा और पीयूष और समीर के ऊपर अपने हाथों से पानी डालने लगा। जैसे कि अर्जुन पीयूष और समीर पर पानी डालता है, वो दोनों भी उस पर पानी डालने लगते हैं और मस्ती करने लगते हैं। ये पहली डुबकी उस बकरे के नाम जो आज शादी करके हलाल होने वाला है, समीर ने कहा और वो पानी के अंदर डुबकी लगाने लगता है। ये सुनकर पीयूष और अर्जुन हंसने लगते हैं। ये दूसरी डुबकी उस UIT कॉलेज की प्रेम कहानी के नाम जो आज खत्म होने वाली है, इतना कहकर समीर फिर दूसरी डुबकी लगाता है। और अब एक तीसरी और आखिरी डुबकी अपनी दोस्ती के नाम। समीर जैसे ये कहता है वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, एक साथ पानी में डुबकी लगाते हैं। थोड़ी देर बाद वो तीनों पानी में से बाहर निकलते हैं और एक साथ कहते हैं, भाड़ में गया उस बेवफा का प्यार, सबसे प्यारा है अपना यार। इतना कहकर वो तीनों हंसने लगते हैं। समीर चुपके से अर्जुन को आंख मारता है और अर्जुन समीर का इशारा समझ जाता है। चल पीयूष, एक कंपटीशन करते हैं, देखते हैं कि कौन ज्यादा देर तक पानी में सांस रोक सकता है, समीर ने कहा। हाँ क्यों नहीं, शायद तू भूल गया, कॉलेज में मैं स्विमिंग कंपटीशन का विनर रह चुका हूँ, पीयूष ने कहा। इतना सुनकर समीर और अर्जुन हंसने लगते हैं और अर्जुन कहता है, हाँ पता है कैसे विनर बना था, मोटे तेरे वेट का कोई इंसान आया ही नहीं था। ओ चल रहने दे, अगर आता भी तो मैं उसे हरा देता। चल देखते हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, समीर ने कहा। तुम दोनों डुबकी लगाओ और मैं देखता हूँ कि किसने ज्यादा देर तक पानी में अपनी सांस रोकी, अर्जुन ने कहा। ठीक है पर मैं कह देता हूँ कोई चीटिंग नहीं करेगा, पीयूष ने कहा। हाँ भाई कोई चीटिंग नहीं, ये इंजीनियरिंग के एग्जाम थोड़ी ना है, इतना कहकर समीर हंसने लगता है। तो ठीक है फिर तैयार हो जाओ, 1 2 3। अर्जुन जैसे 3 बोलता है, पीयूष और समीर पानी के अंदर डुबकी लगा देते हैं। पीयूष और समीर करीब 1 मिनट से पानी के अंदर थे। तभी अर्जुन पीयूष के पीछे जाता है और अपना हाथ पानी के अंदर डाल देता है और धीरे से पीयूष के पैर को पकड़ लेता है। अर्जुन जैसे ही पीयूष का पैर पकड़ता है, पीयूष को डर लगने लगता है और वो सोचता है, ये पानी के अंदर किसने मेरा पैर पकड़ लिया। वो झट से तेजी के साथ पानी के अंदर से बाहर निकलता है और कहता है, बचाओ बचाओ, पानी के अंदर कोई है, किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। पीयूष की आवाज सुनकर समीर भी पानी के अंदर से बाहर निकल जाता है और कहता है, क्या हुआ भाई? पीयूष हकलाते हुए कहता है, वो पानी के अंदर कुछ है जिसने मेरा पैर पकड़ रखा है। चल झूठे, हारने के डर से कुछ भी बोल रहा है, समीर ने कहा। नहीं भाई सच कहता हूँ, मम्मी कसम, पीयूष ने अपने हाथ से गले की चिमटी पकड़ते हुए कहा। पीयूष का मासूम सा चेहरा देखकर अर्जुन अपने आप को रोक नहीं पाता और जोर जोर से हंसने लगता है। अर्जुन को हंसता हुआ देख समीर भी हंसने लगता है। दोनों को एक साथ हंसते हुए देख पीयूष समझ जाता है कि ये सब किसकी करामात है। पीयूष कहने लगता है कि तुम्हारी सालों मेरी जान ही निकाल दी तुम दोनों ने तो। मोटे फिक्र मत कर, तेरी इतनी जल्दी जान नहीं निकलने वाली, हम लोग हैं ना अभी, समीर ने कहा। चलो यार बहुत देर हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए, रुद्र हमारा इंतजार कर रहा होगा, अर्जुन ने कहा। हाँ चलो चलते हैं, समीर ने कहा। समीर और अर्जुन तालाब से बाहर जाने लगते हैं। तभी सिर्फ पीयूष को एक फुसफुसाती आवाज सुनाई देती है, पीयूष पीयूष। जब पीयूष पीछे मुड़कर देखता है तो सिवाय उसे उसके पीछे की पहाड़ी के और कुछ दिखाई नहीं देता। वो सोचने लगता है कि मुझे कौन आवाज दे रहा था, फिर उसे लगता है शायद ये उसका वहम है। पीयूष जैसे कि तालाब से बाहर जाने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाता है, उसको ऐसा मालूम होता है और ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसका पैर पीछे से पकड़ लिया हो। पीयूष हंसते हुए कहता है, अब मैं नहीं फंसने वाला दोबारा तुम दोनों के जाल में। यदि एक जादूगर एक ही जादू बार बार दिखाता है तो वो जादू जादू नहीं रहता बल्कि तमाशा बन जाता है। तभी पीयूष को अर्जुन की आवाज सुनाई देती है, ओ मोटे और कितना टाइम लगेगा तुझे, जल्दी आ। और वहां अकेले अकेले किससे बातें कर रहा है? अर्जुन की आवाज पीयूष को ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे उसके पीछे से नहीं बल्कि बहुत दूर से आ रही हो। अर्जुन की आवाज सुनकर पीयूष झट से पीछे मुड़ता है और देखता है कि अर्जुन और समीर तो तालाब के अंदर थे ही नहीं। अर्जुन तो तालाब के बाहर था और कपड़े पहन रहा था और समीर भी उसी के बगल में खड़ा था और बिना कपड़े पहने ही अपने कैमरे में कुछ कर रहा था। पीयूष सोच में पड़ जाता है कि यदि अर्जुन और समीर पानी के अंदर नहीं है तो उसका पैर फिर किसने पकड़ के रखा है। पीयूष अपना पैर पानी के अंदर से हटाने लगता है। वो अपना पैर हिला तक नहीं पा रहा था। उसे डर लगने लगता है और वो धीरे धीरे पानी के अंदर घुसने लगता है और देखने लगता है कि उसका पैर किसने पकड़ रखा है। जब वो पानी के अंदर जाता है तो देखता है कि पानी के अंदर कोई नहीं था, पर उसके बाएं पैर पर किसी के हाथ के निशान छप गए थे, ऐसे जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ रखा हो। ये देखकर पीयूष डर जाता है।
और वो वापस ऊपर जाने लगता है। पर वो जब वापस अपना सिर पानी से बाहर निकालने लगता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे पानी के अंदर डुबा रहा हो। पीयूष की सांसें फूलने लगती हैं। वो बहुत कोशिश कर रहा था पानी के अंदर से बाहर निकलने की, पर नहीं निकल पा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई दोनों हाथों से उसके सिर के पानी के अंदर धकेल रहा हो और डुबाकर मार देना चाहता हो। पीयूष के मुंह से पानी के बुलबुले निकल रहे थे। तभी ऊपर से पानी के अंदर 2 हाथ आते हैं और पीयूष को पानी के लिए बाहर खींचने लगते हैं। पीयूष जब पानी के बाहर निकलता है तो देखता है कि उसको समीर ने पानी से बाहर निकाला था। तू पागल तो नहीं हो गया? इतनी देर पानी के अंदर क्या कर रहा था? यदि अभी मैं नहीं आता तो मर जाता साले। वो तो अच्छा हुआ कि अर्जुन ने देख लिया तुझे, समीर ने पीयूष पर चिल्लाते हुए कहा। पीयूष हकलाते हुए कहता है, भाई वो किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया था और कोई मुझे पानी में डुबाने की कोशिश कर रहा था। अगर तू नहीं आता तो मेरी तो जान ही चली जाती। क्या नाम शनाब बग रहा है बे? भाई मेरी बात पर यकीन कर, मैं सच कह रहा हूँ। ये सब छोड़, पहले पानी से बाहर निकल। यदि ज्यादा देर पानी में रहा तो ठंड लग जाएगी। समीर और पीयूष पानी के बाहर जाने लगते हैं। पीयूष और समीर तालाब के बाहर निकल जाते हैं और कपड़े पहन लेते हैं। अब बता भाई हुआ क्या था? अर्जुन पीयूष से पूछता है। पीयूष अर्जुन को पूरा किस्सा सुनाता है। पूरी बात सुनकर अर्जुन कहता है, सच? यदि तुझे यकीन नहीं है तो रुक, तुझे अभी वो हाथ का निशान दिखाता हूँ। इतना कहकर पीयूष अपनी पैंट के पांव ऊपर चढ़ाने लगता है। अर्जुन और समीर पीयूष के पैर को देखकर हैरान हो जाते हैं।